हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो प्लानिंग तो हमारी हो गई थी, अब बारी आती है ऑर्गेनाइजिंग करने की। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आप जानते हैं फर्स्ट स्टेप प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है। तो प्लानिंग तो हमने डिटेल में पढ़ ली थी, अब बारी आती है ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में पढ़ने की। तो बस इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजिंग ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है इससे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को अरेंज करना। प्लान आपने बना लिया, दिमाग में एक ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर लिया है कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। अब कैसे अचीव होगा, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, इसको अरेंज करना है। तो रिसोर्सेज को अरेंज करने को हम ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है, इसको पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। Organizing can be defined as identifying and grouping different activities in the organization। बस यहाँ तक रुकिए, इसका मतलब पहले समझते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, यानी कि क्या एक्टिविटी का क्या नेचर है, उसके बाद जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक ग्रुप में डालना, उन एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करने। ठीक है, तो यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना और जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है उनको एक ग्रुप में डालना। देन and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relation of the achievement of specific goal। इस बात का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट रिसोर्सेज को अब अरेंज करिए। एक्टिविटीज़ को मैनेज कर लिया आपने, एक्टिविटीज़ को आपने आइडेंटिफाई करके ग्रुपिंग कर ली, अब रिसोर्सेज की बारी आती है। डिफरेंट रिसोर्सेज को अरेंज करिए और देखिए कि फिज़िकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन हर तरीके के रिसोर्स को अरेंज करके देखिए कि इन रिसोर्स को किस तरीके से ऐसे यूज़ करें कि इनका मोस्ट प्रोडक्टिव वे निकल के आए और ऑर्गेनाइजेशन को इन रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हो, कहीं भी वेस्टेज ना हो, एफिशिएंसी आए, इफ़ेक्टिवनेस आए, सब कुछ आए। तो क्या मतलब हुआ ऑर्गेनाइजिंग का कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, आइडेंटिफाई करके उनकी ग्रुपिंग करना, फिर डिफरेंट रिसोर्सेज को, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना, अरेंज करके इस तरीके से यूज़ करना कि इनका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ निकल के आए और ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये तो था इस डेफिनेशन का मतलब। इसके अलावा एक और डेफिनेशन तो नहीं है, बस एक तरीके से बताया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हर चीज़ को, चाहे वो रिसोर्सेज हों चाहे वो एक्टिविटीज़ हों, उनको ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना और फिर उनका इस तरीके से यूज़ करना, उन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना कि मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचे ऑर्गेनाइजेशन को और मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ निकल के आए, इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। क्या मतलब हुआ, एक और बार समझ लेते हैं। सारी एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हो, सारी ही चीज़ों को एक साथ एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना, फिर रिसोर्सेज को अरेंज करके इस तरीके से यूज़ करना कि उनका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ निकल के आए, इसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ये था भाई हमारा ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। चलिए अब शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। होता क्या है ऑर्गेनाइजिंग में कि सबसे पहला काम यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो होल वर्क होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उसको आप स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करिए, डिवीजन ऑफ वर्क करिए। डिवीजन ऑफ वर्क से होता क्या है कि भाई आप सिंपल कर देते हैं काम बहुत सारे लोगों के लिए करने के लिए, जैसे किसी एक इंसान पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, ड्यूप्लिकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है और एफिशिएंसी आती है। तो स्टेप 1 क्या है कि आप वर्क को डिवाइड करिए स्मॉलर यूनिट्स में और वो जो स्मॉलर यूनिट्स होंगी वर्क की, वो जॉब्स कहलाएंगी। देन ग्रुपिंग दी जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ग्रुपिंग करना, जॉब की ग्रुपिंग करना कि जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं, जो एक ही तरीके का काम है, उसको एक साथ ग्रुप कर देना, तो उनकी ग्रुपिंग करना और उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, काम को डिपार्टमेंट्स में बांट देना। कैसे बंटता है, 2 तरीके से बंटता है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होता है और एक डिविजनल डिपार्टमेंटेशन होता है। क्या मतलब होता है इसका? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब है कि जिन जॉब्स का एक जैसा फंक्शन है, जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि सेल्स है, कुछ लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनका काम है सेल्स करना, इनका काम है इस ग्रुप ऑफ पीपल का मार्केटिंग करना, इस ग्रुप ऑफ पीपल का काम है प्रोडक्शन करना। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी लोगों का सिमिलर
फंक्शन है, जैसे जो सेल्स वाले लोग हैं वो एक डिपार्टमेंट में हो गए, मार्केटिंग वाले एक में हो गए और प्रोडक्शन वाले एक में हो गए। तो इस तरीके से फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन हो गया। तो कैसे, जैसे सेल्स का एक में, प्रोडक्शन और फाइनेंस, इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट इज डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में होता है कि जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज और नेचर बड़ा हो जाता है तो होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करने लगती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वही ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक भी बना रही है, टेक्सटाइल भी बना रही है, मेडिसिन भी बना रही है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। तो जितने भी लोग कॉस्मेटिक के अंडर काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में हो गए। जितने भी लोग टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं वो टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में हो गए। जितने भी लोग मेडिसिन का काम कर रहे हैं वो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में हो गए। तो कैसे डिपार्टमेंटेशन हुआ कि पहले आप सिमिलर जॉब्स को ग्रुप करिए और फिर उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दीजिए। दो तरीके से होगा, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, यानी कि जिन जॉब्स का फंक्शन सेम है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दो, जैसे कि सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, और जिन जॉब्स का जो एक ही प्रोडक्ट, जैसे डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है तो हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। इसको डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कहेंगे, जैसे कि कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल का अलग डिपार्टमेंट और मेडिसिन का अलग डिपार्टमेंट। देन थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आपने जॉब्स आइडेंटिफाई कर ली, सारा डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, ग्रुपिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, आपके वर्क को तो आपने आइडेंटिफाई और ग्रुप कर दिया, अब आप जॉब्स को असाइन करेंगे। कौन करेगा ये जॉब, ये देखेंगे आप। तो कौन करेगा ये किस बेस पे देखेंगे कि आपका जो एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका स्ट्रेंथ क्या है और उसकी स्पेशलिटी क्या है, सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए उसको वो जॉब असाइन करेंगे जो भी उसको मोस्ट सूट करेगी जॉब। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करेंगे आप, तो उसको समझाएंगे भी आप अपने एम्प्लॉय को, आपको बहुत डिटेल में समझाना भी है कि उसको काम क्या करना है। तो ये एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा जाता है एम्प्लॉयज़ को जिसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी डिटेल होती है कि एक एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या है, उसको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो गई। देन लास्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या मतलब है इसका, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसमें होता क्या है कि अब आपने सब कुछ कर दिया, ड्यूटीज़ असाइन कर दी, तो अब बात आती है थोड़ी सी अथॉरिटी देने की। तो जब आप अथॉरिटी किसी एम्प्लॉय को देते हैं तो सवाल आ जाता है कि किसको कितनी अथॉरिटी मिलनी है, ज़्यादा मिलनी है, कम मिलनी है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स वाली बात आ जाती हैं। तो होता क्या है कि आप जिस हिसाब से, जिसके पास जैसी ड्यूटी है उस हिसाब से उसको उतनी ही आप अथॉरिटी प्रोवाइड करिए, और जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी वो बन जाएगा सुपीरियर और जिसके पास कम अथॉरिटी होगी वो बन जाएगा सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर करेगा सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट। तो इससे क्या हो जाता है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है अथॉरिटी के देने से। जब आप अथॉरिटी देते हैं अपने एम्प्लॉय को तो जिसको जितनी अथॉरिटी दी है उसके हिसाब से वो सुपीरियर या सबऑर्डिनेट बन जाता है और फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। तो ये था भाई पूरा ऑर्गेनाइजिंग का होल प्रोसेस। चलिए अब इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है ये जानते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क आप करते हो, हर किसी को अलग अलग काम, जॉब आप असाइन करते हो और वो जब एम्प्लॉय उस जॉब को बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीटेटिव वे में परफॉर्म करता है, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। और जब वो स्पेशलाइजेशन आ जाता है उसके काम में तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी आ जाती है, वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करता है। तो बेनिफिट्स होते हैं स्पेशलाइजेशन के बहुत सारे। देन रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी का मतलब है सबको अपना रोल क्लियरली मालूम होता है कि किसको क्या काम करना है। तो जब हम जॉब असाइन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, जब जॉब असाइन की जाती हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि एक
लेटर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब कुछ क्लियरली डिस्क्राइब्ड होता है कि एक एम्प्लॉय को क्या जॉब परफॉर्म करनी है, क्या उसका रोल है, तो उसको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होती है कि उसको क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है। तो क्या होगा कि रोल क्लैरिटी हो जाती है, कहीं से भी कोई किसी भी काम का ड्यूप्लीकेशन नहीं होता है, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जब आप अथॉरिटी असाइन करते हो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में अपने एम्प्लॉय को, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। तो सबको क्लियरली पता होता है अपनी अथॉरिटी के हिसाब से कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, यानी कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और आपको किससे ऑर्डर लेने हैं, यानी कि आप किसके सुपीरियर हो और आपका सबऑर्डिनेट कौन है, ये सब कुछ आपको क्लियरली पता होता है, यानी कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनाइजिंग से। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज तो ऑफ कोर्स होगा क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क है। जब सबको अपना रोल क्लियरली पता है, कोई ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कोई भी काम 2 बार दोहराया नहीं जाएगा, या फिर सबको क्लियरली सब कुछ मालूम होगा कि कैसे क्या करना है, तो फिर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और इसी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटे जाती हैं, जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं, जो सिमिलर नेचर का वर्क होता है, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। तो क्या होता है कि सिमिलर नेचर है उस जॉब का या वर्क का, उसको एक सिंगल डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। तो जब एक ही तरीके का काम एक डिपार्टमेंट में होगा तो क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ वर्क आता है और जितने भी एफर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, वो एक ही तरफ डायरेक्टेड होते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन मेक श्योर करता है एक मैनेजर, और कोऑर्डिनेशन की वजह से फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सो नेक्स्ट है अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक होता है, ये हमने पढ़ाई था भाई 3rd चैप्टर में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक होता है कि उसमें चेंज आते रहते हैं। तो जब कंटिन्यूस चेंज आते रहते हैं और आपने अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत केओस हो जाएगा और आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे उस चेंज को, आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं कैसे टैकल करूँ इस चेंज से। वहीं अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसकी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा हुआ है, तो चेंज को हैंडल करना ईजी हो जाता है। कैसे कि अगर कोई ऐसा चेंज है जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही इफेक्ट कर रहा है, तो फिर आप वहीं पे चेंज लेकर आइए, ना कि पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर अगर आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स अपने अपने एम्प्लॉयज़ और अपने अपने डिपार्टमेंट को हैंडल कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ही तरफ से कमांड आए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाए, किसी को समझ ही नहीं आए कि क्या करना है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बांटे हुए हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो चेंज को मैनेज करना ईजी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स अपना अपना डिपार्टमेंट खुद संभाल लेते हैं। तो इस तरीके से अडॉप्शन टू चेंज ईजी हो जाता है। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी फ्लरिश करेगी, जितनी ग्रो होगी, कैसे ग्रो होगी कि भाई स्पेशलाइजेशन एंड वर्क हो रहा है, सबको अपना काम ठीक से पता है, स्पेशलाइज हो रहे हैं वो अपने काम में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है, चेंज भी आप इफेक्टिवली चेंज भी, अडॉप्शन ऑफ चेंज भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आप सब कुछ तो अच्छे से कर रहे हो, तो फिर एक्सपेंशन और ग्रोथ क्यों नहीं होगा? जब सारी चीज़ें सिस्टमैटिक मैनर में चल रही हैं ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा और एक्सपेंशन भी होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब है कि आपके एम्प्लॉय का पर्सनल स्किल को डेवलप करना। कैसे होती है वो कि भाई जब आप उसको एक पर्टिकुलर जॉब असाइन करते हैं तो वो उसी जॉब को रिपीटेटिव मैनर में परफॉर्म करता है, और फिर क्या होता है वो उसको इतनी बार परफॉर्म कर लेता है कि वो उसमें इतना स्पेशलिस्ट हो जाता है, उसकी स्किल इतनी इम्प्रूव हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को उस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएगा, उस मेथड से इंट्रोड्यूस कराएगा। कोई नया मेथड आएगा तो फिर नया मेथड, नई टेक्नोलॉजी, वो हर चीज़ से इतना ज़्यादा वाकिफ़ हो जाता है कि वो उसकी खुद की इनोवेशन भी इंक्रीज़ होने लगती है। फिर वो उस काम को अपनी इनोवेशन से भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता है। तो वो अपनी जॉब में इस तरीके से स्पेशलिस्ट हो जाता है कि उसकी अपनी पर्सनल स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, और फिर उस काम को उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से एक एम्प्लॉय की पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। तो ये थी भाई इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की। आज हमने पढ़ा
इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का होल प्रोसेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे आगे का चैप्टर हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।